बढ़ते हैं आगे रुदरफोर्ड की तरफ। रुदरफोर्ड कहां से आया, क्यों आया, क्या करने जा रहा था, क्या साइंटिफिक वर्ल्ड में कुछ चेंज आया था 1911 में जब हम पहुंचे तो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो चुकी थी, एंड दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज रेडियो एक्टिवनेस? ओके, so when an element from the smallest particle, when it starts growing, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जब ये एटम बढ़ते जाएगा तो उसमें इतने चार्जेस हो जाएंगे कि इट स्टार्ट्स बिकमिंग अनस्टेबल, और जब वो अनस्टेबल होगा तो अपने आप वो टूटने लगेगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। जब वो टूटेगा तो वो पार्टिकल आके लगेंगे, एंड दैट पार्टिकल जब वो लगता है, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो heavy particles, huge particles, large particles are mostly radioactive, and they emit certain particles which are called alpha, beta, gamma. अब ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा है, नंबर्स है रे। अल्फा, बीटा, गामा क्या पार्टिकल्स है हम लोग आगे देखेंगे, बट हाउ डिड इट इफेक्ट एंड हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी, माय डियर फ्रेंड्स, वाज डिस्कवर्ड बाय अ वेरी फेमस कपल and one of the most famous scientists, female scientists of that time, Madame Curie and her husband. Now, Madame Curie and her husband had this beautiful element which they had isolated, and due to this element, they found different properties of these elements, and this element was changing in time because वो disintegrate हो रहा है, टूट रहा है, तो वो टूटेगा तो कुछ और बनेगा। So ये element जो उन्होंने isolate किया, it used to live only for a certain period of time. So उन्होंने ये जो एलिमेंट था उसको रेडियम नाम दिया था। ओके, दैट इज व्हाई रेडियो एक्टिविटी। ओके, सो उन्होंने रेडियम जो रेडिएट करता है उसको रेडियम नाम रखा था। एंड नाउ दिस रेडियम वाज मतलब वो रेडियम से कुछ और बन रहा था, बट उनको नहीं मालूम था कि पार्टिकल निकल रहा है, उनको लग रहा है, उनके सेल्स को इफेक्ट कर रहा है, उनको कैंसर हो रहा है। उस जमाने में कैंसर के बारे में भी कुछ, इट वाज कंप्लीटली एन अननोन डिजीज। सो व्हाट हैपेंड वाज, ड्यूरिंग द रिसर्च एंड एवरीथिंग व्हिच दे बोथ डिड टुगेदर, most of the handling of the element, the isolation, the separation was done by her husband. मर गया, टपक गया ना भाई, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उससे कैंसर होता है, एंड ही डाइड अ वेरी हॉरिफिक डेथ, and she got so lonely. Madame Curie was so lonely, and she, because he was her best friend, he was the partner with which she used to do everything, research, theory, writing, reading, everything. And achanak se when you lose that one part of life, you're left alone, and you know you're going to die ahead. So Madame Curie की जो आगे की जिंदगी थी was very sad, and she used to live, you know, मतलब एक टाइम के बाद she stopped doing a lot of research, and she used to spend a lot of time in a library. Now in the library she had this favorite chair where she, वो बड़ा सा चेयर था, सोफा जैसा, थोड़ा कुशनिस था। She used to यूटिलाइज हर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम वो उस कुशन वाले चेयर पे आराम से लेट के बुक्स रीड करके निकालती थी। ना मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, इज बिकॉज इवन टुडे इफ यू गो टू क्यूरी हाउस एंड वी चेक द डोर नॉब ऑफ द लाइब्रेरी एंड वी ओपन इट, गो इनसाइड, एंड देन वी check the radioactive chair, the chair on which Madame Curie sat for long duration. Both those substances are radioactive to this very day. 100 साल हो गए। जब मैडम क्यूरी थोड़ा बहुत रिसर्च करके आती थी तो उसके हाथ पे वो एलिमेंट लगता था, एंड वो एलिमेंट को, पार्टिकल्स को वो टच करती थी, जो जो चीज को वो टच करती थी, मोस्टली तो हमेशा नॉब को टच होगा ही, दरवाजा खोलने में लगेगा ही, एंड जो चेयर खींचने में, चेयर हाथ, तो both those particles are still radioactive. Now similar substances, similar things happened in the world, like the atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki. Now before this element was turned into a bomb, radioactive substances were converted to atomic bombs. Things were even scary before that, because all that you knew was all around the world, scientists were dropping dead more than flies.
जो मैगजीन खोलो, जो साइंस के मैगजीन खोलो, सब में बकवास न्यूज, मतलब ये मर गया, वो मर गया, ये मर गया. And the common element tying it all together was radioactivity. That all these scientists who were dying their untimely deaths were because of radioactivity. They were not getting diseases, etc. Now, what was this radioactivity? What was this element which is causing so much trouble? And don't you think, if this is an element which will cause problems to scientists, scientists will come up with a way to protect themselves? One such scientist was our Mr. Ernest, not very honest, Ernest Rutherford, right? Now, when Rutherford started his journey in the science, he wanted to create a certain coat, a certain substance which could protect him from this radioactivity. Now, it was well known at that time that if you want to counter the radioactivity, अगर मेरे को कोई पार्टिकल, अगर ये मान लो रेडियो है, तो इसको अगर काउंटर करना है तो एक 10 मतलब ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर जाड़ा लेड का मेटल लेना पड़ेगा. सो वेयर देयर इज 1 सेंटीमीटर जाड़ा लेड, देयर आई विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस. ओके, सो ऐसा कुछ तो क्रिएट करना था. नाउ हाउ विल ही क्रिएट दैट? तुमको क्या लगता है 1 सेंटीमीटर जाड़ा लेड का मेटल पेन के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं? इट इज नॉट पॉसिबल. And moreover, this radioactive substance was going to get converted into weaponry. But people could not, because they themselves would die. And do you think soldiers would walk into the battlefield wearing this huge, heavy metal ka coat? Absolutely not. So he wanted to find an alternative to the 10 of lead. Now what happened was, he started his experiment keeping a radioactive substances. Now that radioactive substance was a source of alpha ray, meaning इसमें से निकलते थे अल्फा पार्टिकल्स. ओके, अब ये अल्फा पार्टिकल्स अगर निकलेंगे तो मुझे तो बचना पड़ेगा ना. तो इन ऑर्डर टू सेव माई सेल्फ, व्हाट विल आई क्रिएट? आई विल क्रिएट अ क्यूब. एंड इन दिस क्यूब मैं क्या करूंगा, इसमें एक होल बनाऊंगा जिसके थ्रू ये पार्टिकल उसके अंदर रहे और उसमें से अल्फा रे पार्टिकल्स निकलते रहे. नाउ अल्फा रे पार्टिकल्स का डायरेक्शन क्या था? इस तरफ था. बाकी सब साइड से उसको 10 ऑफ लेड से कवर किया था. तो दिस वाज लेड कवरिंग. ओके, सो इससे वो बच रहा था. नाउ व्हाट ही डिड नेक्स्ट वाज, ही tried to find a piece of metal which would block these radiations. Now, how do we know that a piece of metal has blocked the radiation? Now, alpha ray particles जो थे, अगर उनको lead sulfide के coating में रखूं, okay? अगर मैं ये कोट करूं इसको lead sulfide के साथ, that is PbS, lead that is Pb and sulfide is S. अगर मैं PbS के साथ रखूं, तो PbS जो है ना, जैसे अल्फा पार्टिकल उसको लगेगा, it will start shining. ओके, सो अगर लेड सल्फाइड पे अगर कोई अल्फा रे पार्टिकल लगेगा तो वो शाइन होगा. सो व्हाट ही वांटेड टू डू वाज, ही वांटेड टू क्रिएट अ मेटल व्हिच वुड ब्लॉक दिस अल्फा रेज. And he started with iron, he started with aluminium, he started with different other elements. But the common thing that he found was, even though there was metal, there was still shine here. And he thought to himself, how is this possible? Like ये particle है, alpha ray is a particle. It is not a wave of energy, it is a particle. ऐसा कैसा हो सकता है कि मार्कर मैं बोर्ड पे फेंका और बोर्ड के आर पार चला जाए? Is it possible? तुमको लगता है मैं ये मार्कर फेंकूं तो ये बोर्ड को चीर फाड़ करके पहुंच जाए? पॉसिबल है? लग रहा है तुमको? Do you think I can just poke a hole inside this? Can my finger go through this? Absolutely not. It can but when it does, it leaves a hole inside the paper. तो भाई होल तो यहां पे भी होना चाहिए ना. Even the board should have a hole. Even the metal should have a hole. अगर अल्फा रे पार्टिकल यहां से वहां जा रहा है, मतलब if the alpha particle is originating from this source and it is going here, then it should create a hole. No hole.
हाउ इज इट पॉसिबल भाई? पार्टिकल आर पार जा रहा, बोल रहे क्या भूत है क्या पार्टिकल? रुदरफोर्ड समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कहां पे गलत जा रहा था. नाउ ही kept thinking, how will I put this marker beyond the door? Is it possible for me? It is only possible when I do this. When there is empty space, when the door is closed, there is no space to go through the marker. There is only possibility. अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो मतलब there must be space. And this was his eureka moment. Now he had two things. He could either cover those spaces. जैसे 10 mm of lead अगर आप लोगे तो उसमें spaces cover हो जाता है because एक के ऊपर एक stack रहता है. Or he could think कि why are there spaces inside metal? And he chose the second one. अरे भाड़ में गया, लोग जो मर रहे हैं, मैं तो नहीं मर रहा हूं क्योंकि मैं तो लेड का कवरिंग लेके बैठा हूं. लेट मी चेक व्हाट दिस स्पेस इज. सो उसने क्या किया? इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए ह्यूज मेटल, he started taking the thinnest possible metals. Now one of the thinnest and the most malleable metal is gold. Now this was a sheet, a foil of gold. Now this foil of gold was just 100 atoms in width. Now a simple page of paper, okay, let me explain. A page of paper, अभी अगर तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे धार है, ओके, पेज का एक धार है, एकदम द पेपर कट जिधर से होता है, इस धार पे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे there are 1,00,000 atoms. In that small edge of the paper, there are not 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 1,00,000 atoms है. तब जाके ये इतना जाड़ा होता है. मतलब अगर मैं 1,00,000 पेजेस ऑफ एटम्स को चिपकाऊं, 1,00,000 पेजेस ऑफ एटम्स को चिपकाऊं, तब जाके ये इतना जाड़ा पेपर होगा. And this gold foil was just 100 atoms apart, meaning इससे, ये पेज से, it was 1,000 times smaller, 10,000 times smaller. So अगर वो इतना पतला था, of course अगर मैं फूक भी मारूं ना तो ये गोल्ड फॉइल फट जाए, लेकिन नहीं फटा. जब अल्फा रे पार्टिकल्स वो bombarded to it, 90% of the particles went straight through and lead sulfide kept shining straight through. मतलब 99% of particles were going straight through. कैसे पॉसिबल है? एक ही तो रीजन है और उसको ये रीजन पता चल गया था. There is only one way that the particle can go through, and that reason is empty space. Meaning there is a lot of empty space inside an atom. Now if there is an empty space inside the atom, how does it look? क्या है वो? The next thing that happened was he saw few of the particles were hitting different parts of the lead sulfide screen. He saw that there is a angle. Okay, so this was the first one. This was his first observation. His second observation was that some particles are deviating with small angles. Okay, there are some particles which are deviating with small angles. मतलब ये एंगल क्या है? छोटा है. Okay, now why are they deviating? How is it possible for it to deviate? Now it's time to know what is an alpha particle. Alpha ray source shows an alpha particle. Now alpha particle वो time पे was known as the nucleus of helium, or वो time पे it was just known as charge of 2 protons and the mass of 4 daltons. मतलब it was weighing 4 times of hydrogen, but the charge was only 2 protons. So याद रखो 4 dalton and 2 positive.
Imagine if there is a particle which is too positive in charge, and यहां पे अगर पार्टिकल्स है जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि तुमको समझना पड़ेगा अब तक जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि पॉजिटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिव पार्टिकल होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, उसके बाजू में एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, और एक पॉजिटिव होगा तो और एक नेगेटिव होगा. देयर कांट बी मोर नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स टुगेदर. समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ एन एटम लुक्स लाइक. So, agar there are two positive particles which are going through, how are they get deviating? Because the atom is electrically neutral. तो अगर एटम न्यूट्रल है और एम्प्टी स्पेस है, मतलब अगर मैं एक एटम बनाता हूं, उस एटम में बहुत ज्यादा जगह खाली रहेगा, 99% विल बी खाली, तो या तो फिर देयर विल बी बहुत सारे एटम्स एक जगह पे रहेंगे, या तो फिर बहुत छोटे छोटे एटम्स सब जगह फैले रहेंगे ऐसे, राइट? अब अगर डिविएशन पॉसिबल है, मतलब अगर टू चार्ज पॉजिटिव कैन गेट डिविएटेड, तो देयर हैज टू बी मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव पार्टिकल. मतलब जब ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, या तो वो डिविएट ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, क्यों होगा? दिस इज कॉल्ड रिपल्शन. रिपल्शन का मतलब इसका चार्ज और इसका चार्ज क्या है? सेम. मतलब अगर ये रिपेल हो रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा. एट द सेम टाइम दूसरा जो चीज हो सकता है, दैट इज इट गेट्स अट्रैक्टेड. मतलब पार्टिकल इधर तक तो गया, फिर क्या हुआ? अट्रैक्ट हुआ. अट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव और ये क्या रहेगा? नेगेटिव. अब हमको ये तो पता था कि झक मार के ये पॉजिटिव है. कौन पॉजिटिव है? दिस इज टू पॉजिटिव इन चार्ज. So this will either be n positive or n negative. समझ रहे हो? ऑब्जर्वेशन था सम पार्टिकल्स आर डिविएटिंग. अब अगर डिविएट हो रहा है, तो अगर पार्टिकल अगर कोई चीज को लगता है, इफ देयर इज अ सर्कुलर पार्टिकल, तो सर्कुलर पार्टिकल को लग के वापस आना चाहिए ना. डिविएट कैसा हो रहा है? अगर डिविएट हो रहा है, दैट मीन्स दिस पार्टिकल इज मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव. ओके, सो जब उसने थोड़ा और सोचा तो बोला ये जो बीच में कुछ तो होगा जो ज्यादा पॉजिटिव होगा या तो ज्यादा नेगेटिव होगा. जब पार्टिकल्स उसके पास से जाएंगे, या तो वो रिपेल होंगे या तो वो अट्रैक्ट होंगे. तो राइट नाउ ही ओनली न्यू दैट देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस. So he knew that there is concentration of charges, and he called this concentration of charges as nucleus. जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो कहां से आया? सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, एक सेंट्रल फोकल पॉइंट होता है जो सब पार्टिकल्स को एनर्जी देता है, वो सब पार्टिकल्स को रन करता है. वैसे यहां पे भी एक न्यूक्लियस होगा जो सारे पार्टिकल्स को शायद होल्ड करके रखता होगा. बट ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट उसका ऑब्जर्वेशन था कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स, मतलब 0.1% पार्टिकल्स लग के ऐसा आ रहे थे. मतलब पार्टिकल उधर लग रहा है और आ रहा है वापस. नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर यहां से पार्टिकल यहां पे जा रहा है और लग के वापस आ रहा है मेरे दोस्त, तो फिर इसको दिस हैज टू बी वेरी हेवी. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मान लो सामने से साइकिल आ रहा है और सामने भी एक साइकिल ही है, तो व्हाट विल हैपन? साइकिल को लगेगा, ये फोर्स से आ रहा है तो ये इस साइकिल को लेके जाएगा. ऐसा कभी नहीं होएगा कि ये साइकिल इसको लेके वापस आएगा, कभी नहीं पॉसिबल है. बट समझो यहां से साइकिल आ रहा है और यहां पे ट्रक खड़ा है, तो भाई साइकिल आपटेगा. जितने भी स्पीड में साइकिल हो, वो ट्रक को आपट के वापस ही आएगा. Because the truck is thousands of times heavier than the cycle. And that is exactly what happened. If the two positive charge particle is going till the gold foil and coming back, that means the particle is super heavy. Now, if the particles are heavy, अगर उसको मालूम पड़ा that the particles are heavy, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स आर हेवी, देन भाई ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स. ये हमने ऑलरेडी देखा था. इसीलिए ही सेड दैट द चार्जेस, देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ
positive charges, and that is called as nucleus. So nucleus is filled of what? Protons. समझ रहा है? थर्ड पार्टिकल समझा? And there was only one of 20,000 particles. अगर 20,000 अल्फा रे पार्टिकल्स निकल रहे तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो लग के वापस आ रहा था ना। जब 20,000 में से पार्टिकल एक, अब सिंपल सा बात है यार, सोचो मैं ये मार्कर लेके तुम्हारे तरफ मार रहा हूं, तो मैं मारते जाऊंगा तो कितना चांसेस है कि मैं कैमरा को हिट करूंगा? देयर आर फ्यू चांसेस, मैं आर पार मिस करते जाऊंगा। सो अगर पार्टिकल्स मिस करते गया सो मतलब मेरा नेम खराब नहीं है। अगर मैं एक मिस किया दैट्स ओके, बट मैं अगर 20,000 मार्कर्स को मिस करते गया तो नेम खराब नहीं है। एक तो तुक्का लगता ना, अगर 20,000 मार्कर में से एक ही लग रहा है मतलब कैमरा जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, और जब कैमरा बहुत ही ज्यादा छोटा है इसका मतलब अपना जो न्यूक्लियस है वो भी बहुत ज्यादा छोटा है। इससे मालूम पड़ा, द फोर्थ ऑब्जर्वेशन से उसको मालूम पड़ा दैट द न्यूक्लियस इज small. Now in order to explain this thing, I'm just going to rub this. What are the first few things that you have to remember? There were 4 observations. Number 1 observation, 99 particles went straight out of 100. Few particles, some particles deviated at small angles. Some particles deviated at large angles. Okay? And last was some particles out of 20,000 only 20,000 only one particle, 1 out of 20k particles came back. So out of these 4 observations उसने क्या किया? Observation 1 से उसको मालूम पड़ा अगर 99% of the particles are going straight through, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा क्या है? खाली जगह। अगर पार्टिकल्स यहां से डिविएट हो रहे, ध्यान से सुनो, इफ दिस इज टू पॉजिटिव एंड इट इज गेटिंग डिविएटेड तो आइदर देयर शुड बी अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है। अगर कोई एक पॉजिटिव होगा, अगर सिंगुलर पार्टिकल होगा तो क्या ये 2 पॉजिटिव डिविएट होगा? नहीं, ये डिविएट होगा। तो मान लो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और ये 2 पॉजिटिव यहां से आता है, तो इलेक्ट्रॉन डिविएट होगा या तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। बट ऐसा नहीं हो रहा था, अल्फा पार्टिकल डिविएट हो रहा था, समझ रहे हो? तो अगर ये सेंटर के पास से गया तो डेफिनेटली 2 पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव या तो ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये ज्यादा नेगेटिव है तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। अगर ये 2 पॉजिटिव के पास से गया तो क्या होगा? रिपेल होगा। तो उसने क्या बोला? सेकेंड इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस है और उसको उसने बोला न्यूक्लियस। थर्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिकल लग के वापस आ रहे थे, बट बहुत कम पार्टिकल्स लग के वापस आ रहे थे। लग के अगर वापस आना है तो साइकिल ट्रक को आपटेगा, मतलब ये जो 4 डाल्टन है विल बी अ साइकिल एज कंपेयर टू दिस ट्रक, मीनिंग द न्यूक्लियस इज वेरी हेवी, एंड हेवी पार्टिकल सिर्फ हो सकता है प्रोटॉन्स का, एंड प्रोटॉन्स का है तो द चार्ज इज पॉजिटिव। एंड लास्टली he found out 1 out of 20,000 particles is coming back. मतलब only 1 out of 20,000 particles is hitting the nail. Now he compared all of this to make it much more easier. I hope तुमने ये सब नोट कर लिया। 4 ऑब्जर्वेशन लिखना, 99% of the particles went straight through. उसका कंक्लूजन लिखना, empty space in the atom. Some particles are deviating at small angles. उसका कंक्लूजन लिखना, concentration of charges. Some are deviating at large angles, उसका conclusion लिखना that the nucleus is heavy, and lastly लिखना 1 out of 20,000 particles are coming, so nucleus is small. Now how small were we talking? So how small were we talking? Very small. You won't believe that small. Okay, first of all, to explain to you, let's imagine this is the gold foil. Okay, इसमें न्यूक्लियस है सेंटर पे, यहां से निकल रहा है अल्फा पार्टिकल। सो जो अल्फा पार्टिकल है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वाज गोइंग स्ट्रेट थ्रू। Clear है? Because there is a lot of empty space. But if the particle went very close,
to the nucleus. So it deviated at small angles. This was your constant. This was your observation number 2. Some of the particles did hit the nucleus, and when they did hit the nucleus, they came back. That means the particle was heavy. And very few particles went actually straight through, hit the center of the nucleus and came back. Okay, this was your observation number 4. So this is how he imagined the nucleus and electrons. तो सारे ऑब्जर्वेशन किसके बारे में थे? Of course न्यूक्लियस के बारे में थे. तो उसने बोला कि यार न्यूक्लियस कितना छोटा होगा. उसने एक्चुअली कंपेयर किया था टू अ फुटबॉल फील्ड. वी आर गोइंग टू टेक क्रिकेट बिकॉज नेशनल स्पोर्ट, ऑफ कोर्स, राइट? सो क्रिकेट स्टेडियम अगर है, ओके, सो क्रिकेट स्टेडियम में पिच होता है. देयर इज अ 30 यार्ड सर्कल, द बाउंड्री, even the stadium, right? Now if you keep a small ball at the center, that is the season ball at the center of the pitch, that ball as compared to the entire stadium, वानखड़े में एक पिच पे एक बॉल रखा है, तो वो बॉल होगा न्यूक्लियस और ये वानखड़े स्टेडियम होगा एटम. Crazy, right? Now imagine you are at a helicopter and trying to shoot the season ball. The only thing is, it's not even a season ball. It's smaller than a season ball. It's almost जो पिंग पोंग का बॉल है, या तो फिर मोतीचूर का लड्डू समझ लो इसको, है ना? मोतीचूर के लड्डू जितना होगा अपना न्यूक्लियस. अब मोतीचूर का लड्डू मैं क्यों एग्जांपल ले रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे प्रोटॉन्स उसको चिपक रहे हैं, समझ रहे? छोटा छोटा पार्टिकल चिपक के मोतीचूर का लड्डू बन रहा है, राइट? नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ants which are roaming around in the stadium. Now the question was that people asked. Of course, people will find problems with this solution. He gave a very brilliant analogy. उसने क्या बोला? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे. जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, इन लोग ने क्या पूछा? अगर ये है मोतीचूर का लड्डू और ये है मूंगी तो मोतीचूर लड्डू पे जाएगा. मतलब अगर ants are negatively charged electrons and मोतीचूर लड्डू is a positively charged nucleus, तो सारी मूंगियां स्पाइरल होके they will start attacking the nucleus. मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम के, ऐसे गोल घूम के क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस में गिर जाएंगे. इसका मतलब अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में घूम गए तो ये जो एटम का साइज इतना बड़ा था वो अब छोटा होके कितना हो जाएगा? न्यूक्लियस जितना. मतलब वानखड़े स्टेडियम अचानक से सीजन बॉल के साइज का हो जाएगा. हुआ है क्या रे ऐसा कभी? नहीं ना. दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. Now can you explain? Can you find one more flaw that those scientists did not find? There is a lot of things that are on the board. You can think about it. What was the flaw that the other scientists did not think while seeing this model of an atom? Rutherford's model of an atom had one limitation, that is electrons will spiral inside the nucleus. He could not explain that. Why could he not explain that? Because there was no observation to support it. उसके सारे observation किसके around थे, किसके centric थे? Only the nucleus. So he only knew about the nucleus and he did not say much about the electron. And the one thing that he said about the electron was wrong. But there was one more thing about the nucleus that he said was wrong. Can you identify that? I'll see you in the next lecture. I hope you will be able to find it. Thank you.